प्यारे बच्चों, आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस पार्ट 7 की बात करेंगे। पिछले टर्म पे हम लोग E2 एलिमिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हमने E2 एलिमिनेशन में पढ़ा था कि E2 एलिमिनेशन के लिए एंटी एलिमिनेशन होता है। जब दोनों ग्रुप एंटी होते हैं तभी एलिमिनेट होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन इन साइक्लोहेक्सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेट जेआरएफ में भी और MSc के क्लासेस में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सेन में E2 एलिमिनेशन बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। साइक्लोहेक्सेन इस तरह से चेयर फॉर्म सबसे मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म में होता है। चेयर फॉर्म इसका सबसे स्टेबल फॉर्म होता है। ये एक्चुअली ये है साइक्लोहेक्सेन, ये चेयर फॉर्म में होता है और इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। दो तरह के बॉन्ड होते हैं। हम एक को एक्सियल बॉन्ड और ई को इक्वेटोरियल बॉन्ड हम दिखा सकते हैं ऐसे। ये है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे ख्याल से अगर थोड़ा सा हम कलर चेंज करें तो एक्सियल बॉन्ड्स हमारे ये हैं 6, 1 2 3 4 5 6 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं और 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं इसमें साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, तो एक्सियल बॉन्ड्स वो होते हैं जो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर ऊपर हो या नीचे हो, ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। एवरेज प्लेन जो हम लेते हैं और जो एवरेज प्लेन में हो, जैसे ये इक्वेटोरियल वाले जो हैं वो एवरेज प्लेन में हैं, ऐसे प्लेन में होते हैं तो उनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक, हमें यहाँ मतलब इससे है इसमें कि किस प्रोजेक्शन में या किस कन्फर्मेशन में साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, तो उसके लिए हमको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि दो टर्म हम आपको बता रहे हैं। एक टर्म होता है सिस और एक टर्म होता है सिन। सिस और सिन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिस का मतलब ये होता है कि दो ग्रुप एक साइड हों तो सिस होता है। और सिस होने के लिए जो डाईहेड्रल एंगल होता है थीटा, डाईहेड्रल एंगल, यानी कि जो ये विसनल बॉन्ड्स होते हैं ऐसे, ये विसनल बॉन्ड्स, ये थीटा की वैल्यू 0 to लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए सिस होने के लिए। ठीक है, 0 to 90 डिग्री सिस होने के लिए होना चाहिए। जैसे हम आपसे बताएं, जैसे ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है ये। जैसे अभी इसका डाईहेड्रल एंगल जो है वो 0 डिग्री है। ये सिस तब तक रहेंगे जब तक इसका डाईहेड्रल एंगल 90 तक रहेगा, 90 से कम तक रहेगा। 90 से कम तक का मतलब तब तक ये एक ही साइड में प्रोजेक्ट रहते हैं, एक साइड में होते हैं, इसलिए हम इसको सिस कहते हैं। ठीक है, जैसे 90 से ज़्यादा हो जाएगा डाईहेड्रल एंगल तब ये ट्रांस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिस और यहीं ट्रांस हम लें, ट्रांस की बात करें तो ट्रांस का मतलब ये होता है कि जब डाईहेड्रल एंगल थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री टू 180 डिग्री हो तो ये ट्रांस होता है। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड हमारा ये है और ये हमारा 90 डिग्री जैसे ज़्यादा हुआ, जैसे ही 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हुआ तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो इसको हम ट्रांस ओरिएंटेशन कहते हैं। और तब तक ट्रांस रहेगा जब तक इसका डाईहेड्रल एंगल 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ट्रांस में डाईहेड्रल एंगल का जो होता है, डाईहेड्रल एंगल कहाँ तक हो सकता है, 90 से लेके 90 से ज़्यादा से लेके 180 तक हो सकता है। ठीक, वहीं जब हम सिस की बात करते हैं, सिन की बात करते हैं, तो सिन का मतलब ये होता है कि जब डाईहेड्रल एंगल
थीटा 0 डिग्री हो तब ये सिन होता है। जैसे एक बॉन्ड ये है, एक सेंटर से एक बॉन्ड ये है और दोनों का देखिए डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री, तब ये कहलाएंगे सिन। और सिन है और सिस भी है, तो ऑल सिन कन्फर्मेशन इज आल्सो सिस। ठीक, ट्रांस की एंटी की बात करें यदि हम एंटी की, तो एंटी में डाइहेड्रल एंगल थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए, तब ये एंटी होगा। जैसे सपोज करिए एक बॉन्ड अगर इधर है तो दूसरा बॉन्ड ऐसे होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं एंटी है। और ऑल एंटी कन्फर्मेशन, ऑल एंटी ज्योमेट्री इज आल्सो ट्रांस ज्योमेट्री, वो एंटी वाले भी ट्रांस होते हैं। तो ऑल एंटी ज्योमेट्री और कन्फर्मेशन इज ट्रांस, बट ऑल ट्रांस आर नॉट एंटी, क्योंकि ट्रांस में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा से लेके 180 तक डाइहेड्रल एंगल होगा तो ट्रांस होगा, और ये सिस होगा। ठीक, तो ये बेसिक हम इसलिए आपको ये चीज़ बताए हैं क्योंकि कभी कभी होता है ये कि आप सिस और सिन को एक समझ लेते हैं। ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों एक तब होते हैं जब थीटा 0 डिग्री और इसका भी थीटा 0 डिग्री हो। लेकिन सिन में वेरिएशन होता है। सिन का मतलब एक साइड हो, तो एक साइड होने का मतलब ये नहीं कि डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री हो, मतलब उनका एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों। ठीक है, तो वो डाइहेड्रल एंगल 0 से लेके 90 से कम तक हो सकता है, तब तक वो सिस रहेगा। ठीक है, ये सिस और सिन का हमने बताया आपको कि किस तरह से सिस और सिन एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें बात करूं साइक्लोहेक्सेन रिंग में। तो साइक्लोहेक्सेन रिंग की जब भी हम बात करेंगे तो हम आपको सपोज करिए ये आर है और ये आर है, हमने ये डाई एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये ज्योमेट्री लिया है, और एक हम लें एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। ठीक, ये एक्सियल है और वो इक्वेटोरियल है, और एक ज्योमेट्री हम लें जो दोनों इक्वेटोरियल हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि जैसे कभी कभी आपको दिक्कत होती है इसमें सिस ट्रांस देखने में, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप एब्सोल्युटली देखें इसको तो आराम से पता चल जाएगा ये सिस है कि ट्रांस। अगर आप इसको देखिए तो आप देखिए एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर जाने का मतलब ये कौन सी ज्योमेट्री है? ट्रांस ज्योमेट्री। ठीक, अब ये ट्रांस है, लेकिन क्या ये ट्रांस के साथ साथ एंटी भी है या नहीं है, ये हम देखें। तो ये ट्रांस के साथ साथ एंटी भी है, क्योंकि इनके बीच का जो डाइहेड्रल एंगल है अगर देखें तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 180 डिग्री। एक ऊपर सीधे और एक नीचे, यानी ये ट्रांस भी है एज वेल एज एंटी। ठीक है, ये ट्रांस भी है और एंटी भी है, और डाइहेड्रल एंगल थीटा जो है डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री है जब दोनों एक्सियल होते हैं। और ये हम तब बात कर रहे हैं जब ये 1-2 पोजीशन पे है। ठीक है, इसकी बात करें अगर हम ये, और अगर हम पूछें अब बताइए ये सिस है कि ट्रांस है, तो सिस और ट्रांस देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये भी नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है, दोनों एक ही साइड की तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिस तो है ही है। ठीक है, कुछ एक्सियल इक्वेटोरियल ध्यान नहीं देना है, आप सिर्फ देखिए कि उनका ओरिएंटेशन कैसे, दोनों नीचे ही आ रहे हैं इसलिए सिस है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये सिस है तो क्या ये सिन भी है? ये सिस है तो क्या ये सिन भी है या नहीं है? तो उसके लिए हमें डाइहेड्रल एंगल देखना पड़ेगा, और डाइहेड्रल एंगल देखने के लिए हमको इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, और इसको भी ऐसे पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये जो थीटा आएगा वो आएगा 60 डिग्री। थीटा यहाँ डाइहेड्रल एंगल जो थीटा आया वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और हमने आपसे बताया था कि कब तक सिस रहेगा? जब तक डाइहेड्रल एंगल 0 से लेकर 90 से थोड़ा कम हो, और ये 60 डिग्री है तो सिस की कैटेगरी में आ गया। बट इट इज नॉट सिन, ये सिन नहीं होता, क्योंकि सिन होने के लिए डाइहेड्रल एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। तो ये दिस कन्फर्मेशन इज ओनली सिस नॉट सिन। ठीक, यहां पे आप आइए, यहां पे अगर हम देखें इस केस में,
और इस केस को देखना चाहें कि ये सिस है कि ट्रांस है, तो आप बड़े आसानी से इसको देख सकते हैं। एक नीचे आ रहा है और एक उधर जा रहा है। अगर देखें ध्यान से, एक का ओरिएंटेशन उधर और एक का ओरिएंटेशन नीचे, तो दोनों एक दूसरे को से दूर जा रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांस है। ठीक, आप देख लीजिए, एक ऐसे ऊपर जा रहा है और ये एक नीचे जा रहा है। मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, नज़दीक जा रहे हैं। अगर एक साइड जा रहे हैं, एक साइड जाते तो सिस और अपोजिट साइड जा रहे हैं तो ट्रांस। जैसे ये उधर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो एक दूसरे से ऐसे दूर जा रहे हैं, यानी ये ट्रांस है। अब ट्रांस है तो अब हम देखें ट्रांस है तो क्या ये एंटी है, क्या ये एंटी है। तो एंटी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, और इसको इधर आगे बढ़ा दीजिए। ये देखेंगे ये डाइहेड्रल एंगल 120 डिग्री, यानी थीटा जो है 120 डिग्री। और हमने ट्रांस का कंडीशन बताया था, ट्रांस में थीटा की वैल्यूज़ 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो तो ये जो होगा वो ट्रांस ज्योमेट्री में शो करेगा। तो ये ट्रांस है बट नॉट एंटी। क्यों एंटी नहीं है? इसलिए एंटी नहीं है क्योंकि इसका डाइहेड्रल एंगल एंटी होने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो मतलब ये है, इसको हमें इसे बताने का सिर्फ वजह ये था कि अगर इन तीन पॉसिबिलिटी ही बनेंगी, अगर 1-2 सब्सटीट्यूशन है तो 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। दोनों इलिमिनेटिंग ग्रुप या तो एक्सियल पे हो, या तो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल पे हो, या तो दोनों इक्वेटोरियल पे हो। यही 3 कंडीशन इसमें बनेंगे। तो यही एक ऐसा कंडीशन आ रहा है जिसमें दोनों ग्रुप एंटी हैं। इसका मतलब यह है इलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ इसी कन्फर्मेशन में हो सकता है, क्योंकि E2 इलिमिनेशन के लिए हमने बताया आपसे, फॉर E2 इलिमिनेशन बोथ eliminating group are must be anti-periplanar, must be anti-periplanar, मतलब एंटी हो और एक प्लेन में हो, ऐसे एंटी-पेरिप्लेनर। नॉट ट्रांस, मतलब नॉट ट्रांस क्या हम ये कहें कि ऐसा नहीं कि केवल ट्रांस हो तो काम चल जाएगा, एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, नहीं कि उनका डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ओनली दिस कन्फर्मेशन गिव्स E2 इलिमिनेशन, दैट इज एंटी इलिमिनेशन। न तो ये कन्फर्मेशन देगा और न तो ये कन्फर्मेशन देगा। और आप देखिए, अगर इनके कन्फर्मेशन की बात करें तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है, लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ये है, और सबसे लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ही E2 इलिमिनेशन देता है। सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन क्या है? ये है स्टेबल कन्फर्मेशन, ये E2 इलिमिनेशन नहीं देता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि E2 पहली चीज़ तो ये कि साइक्लोहेक्सेन में ओरिएंटेशन हम देखें तो कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है, कौन सा एंटी है, कौन सा सिन है। और फिर उसके बाद ये भी ध्यान आ गया होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा कन्फर्मेशन E2 इलिमिनेशन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें, फॉर एग्जांपल अगर लें ये सपोज करी इसको हमें E2 रिएक्शन कराना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा पोजीशन है, ये हमारा अल्फ़ा पोजीशन है। यहाँ पे बीटा 2 पोजीशन है, एक बीटा और एक बीटा प्राइम, ठीक है, ठीक। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ऐसे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है। तो अगर ध्यान से देखें तो इस Cl के जो एंटी बॉन्ड होगा, इस Cl के एंटी बॉन्ड होगा वही एलिमिनेट करेगा, और इस Cl का जो एंटी बॉन्ड आ रहा है वो कौन आ रहा है? ये आ रहा है। ये तो टूटेगा नहीं, रिंग तो टूटेगा नहीं। तो इसलिए हम इस फॉर्म में नहीं इसको ले जाते हैं, इस फॉर्म में ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। इसको हम फ्लिप कराएंगे, इसको हम फ्लिप कराएंगे, और फ्लिप कराएंगे तो ये
सारे एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो Cl आपका ऊपर इक्वेटोरियल था, यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा। ठीक, ये जो Cl आपका एक्सियल था, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये आपका अगर 1 है और ये 2 है तो यहाँ पे ये 1 ये 2, देखिए ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, डाउन होगा, और ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ चला आया। ठीक, और ये जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, 2 3 यहाँ ही। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इस कन्फर्मेशन में अब देखें, यहाँ पे हमने ये इस तरह से इसलिए दिखाया है क्योंकि इक्विलिब्रिया इधर फेवर करेगा। इक्विलिब्रिया इधर इसलिए फेवर करेगा क्योंकि ये कन्फर्मेशन कम स्टेबल है और ये कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस Cl के बीटा पोजीशन पे ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब कौन सा हटेगा, यहाँ से हटेगा तो सेडजप प्रोडक्ट, यहाँ से हटेगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट। इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला हटेगा, ये वाला आपका मेजर जो कि सेडजफ, और माइनर जो बनेगा वो बनेगा यहाँ से, ये आपका माइनर बनेगा। तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पे रीजियो सेलेक्टिव है, ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और रीजियो सेलेक्टिव इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे Cl के बीटा पोजीशन पे 2 एक्सियल हाइड्रोजन हो गए। ठीक, एक चीज़ का यहाँ हम फिर से हम आपको बता दें, साइक्लिक के केस में, साइक्लिक मॉलिक्यूल के केस में रीजियो सेलेक्टिविटी ओनली गवर्न बाय स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द बीटा हाइड्रोजन। केवल बीटा हाइड्रोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स पे नहीं डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये बीटा हाइड्रोजन एक्सियल पे है तभी ये निकलने के चांसेस हैं, अगर ये इक्वेटोरियल पे होता तो 1% भी नहीं निकलता। ठीक है, तो यहाँ जो रीजियो सेलेक्टिविटी है हम यहाँ बता दे रहे हैं, तो ये क्लियर है। यहाँ पे सेडजप प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और माइनर बनेगा हॉफमैन प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीजियो सेलेक्टिविटी in cyclic molecule is governed by stereochemical relationship of two लिविंग ग्रुप। 2 लिविंग ग्रुप के स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन से उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे यदि हम आपको बताएं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल जे सपोज करिए यहाँ पे Cl है, ये, और इसका हम E2 रिएक्शन करा रहे हैं, इसका E2 रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा प्राइम, ये हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन है, दोनों बीटा हाइड्रोजन है। बट दिस रिएक्शन इज नॉट रीजियो सेलेक्टिव, नॉट रीजियो selective, it is regio specific, it is regio specific। इसलिए regio specific है क्योंकि इसके एंटी पे सिर्फ यही हाइड्रोजन आ सकता है, ये हाइड्रोजन एंटी पे नहीं आएगा। अगर ये एंटी पे आएगा फ्लिप करके तो ये इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो कौन बनेगा, इस H के निकलने से, यानी कि यहाँ
आपका सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक, तो ये आपका रीजियो स्पेसिफिक हो गया। यहाँ पे वजह ये होती है, जैसे आप सोच रहे हैं यहाँ बीटा हाइड्रोजन है फिर भी ओपन चेन में हो जाता है, इसमें नहीं होता है। ओपन चेन में क्या होता है, ओपन चेन में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। अगर सपोज करिए कि हमारे पास दो तरह के यहाँ बीटा हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ क्या है, ये फ्री रोटेशन पॉसिबल रहता है, यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल रहता है, तो ये भी H इसके एंटी आ सकता है, क्योंकि बिना एंटी आए ये निकल नहीं सकता। ये कंपलसरी कंडीशन है कि Br के एंटी वाला H ही निकलेगा। तो यहाँ चूंकि ओपन चेन है तो फ्री रोटेशन हो जाता है, तो ये आसानी से एंटी आ जाता है, ये भी आसानी से एंटी आ जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ चूंकि साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो यहाँ इस बॉन्ड के राउंड फ्री रोटेशन नहीं हो रहा है, और फ्री रोटेशन नहीं हो रहा है तो ये H इसके एंटी नहीं आ सकता, और जब तक एंटी नहीं आएगा एलिमिनेशन नहीं होगा। इसलिए ये आपका एग्जाम्पल रीजियो स्पेसिफिक का ये एग्जाम्पल है। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ जो रीजियो सेलेक्टिविटी है, रीजियो सेलेक्टिविटी इज गवर्न बाई स्टीरियो केमिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ग्रुप। इनके स्टीरियो केमिस्ट्री के रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा, इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि कितने बीटा हाइड्रोजन हैं। वही बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा केवल जो इसके एंटी होगा। और चूंकि साइक्लिक मॉलिक्यूल में फ्री रोटेशन नहीं होता है, इसलिए जो एंटी नहीं हाइड्रोजन है वो रोटेशन करके एंटी जा भी नहीं सकता। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे ये है और इसका हमें E2 रिएक्शन कराना है। ठीक, एल्कोहलिक QH लें, E2 एलिमिनेशन कराना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक्सियल है, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ये भी एक्सियल एंटी हैं एक दूसरे के। यहाँ वाला भी एंटी है, ये हाइड्रोजन भी एंटी है इसके। तो चाहे आप यहाँ से हटाइए चाहे आप यहाँ से हटाइए, दोनों बराबर है, कहीं से भी हटा सकते हैं। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट। चाहे यहाँ से हटाइए चाहे यहाँ से हटाइए, दोनों बराबर है, दोनों का ओरिएंटेशन सेम है। ठीक, अगर यही हम इसका दूसरा कन्फर्मेशन लें, इसको, तो ये आप जानते हैं कि ये ग्रुप बल्की ग्रुप होता है, एक तरह से हम लॉकिंग ग्रुप भी कहते हैं, ये लॉक करता है कन्फर्मेशन को। तो जब तक ये लिविंग ग्रुप एक्सियल पे नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा। तो एक्सियल पे जाने के लिए इसको फ्लिप करना पड़ेगा, और फ्लिपिंग इसकी बहुत कम हो पाएगी, और कम इसलिए क्योंकि ये आपका एक्सियल पे जा रहा है। बड़ा ग्रुप एक्सियल पे जाना नहीं पसंद करता है, क्योंकि एक्सियल पे जाने पे 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक, और ये Br आपका एक्सियल, ये भी एक्सियल पे आ जाएगा। डाई इक्वेटोरियल है, डाई एक्सियल हो जाएगा। ये कन्फर्मेशन वेरी अनस्टेबल, और बहुत अनस्टेबल होने की वजह से इक्विलिब्रियम मोस्टली इधर फेवर करेगी, इसलिए यह E2 एलिमिनेशन पॉइंट में देता है, 0.1% के करीब ओनली देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जाना, ये ग्रुप बहुत बड़ा हो गया, तो इस ग्रुप के बड़े होने की वजह से एक्सियल पे जाना पसंद नहीं करेगा। बहुत कम मॉलिक्यूल इसमें फ्लिप करेंगे, और जो फ्लिप करेगा वही उसी में से कुछ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट देंगे, तो ये इसका बहुत कम अमाउंट बनेगा। ठीक, तो इस बात का भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि आप जैसे तैसे आप हमेशा कर दीजिए। तो ये भी ध्यान देना है कि जब ये हम इसको एक्सियल में ले जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल यानी उस कन्फर्मेशन की कितनी स्टेबिलिटी है। अगर स्टेबिलिटी बहुत कम रहेगी तो रिएक्शन बहुत स्लो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ऐसे ही देखते हैं, जैसे
इसकी बात करें, अगर ये ध्यान से देखें तो ये ट्रांस है, ट्रांस देखिए ये उधर जा रहा है, Br नीचे आ रहा है, और ये ध्यान से देखिए ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये सिस है। और अगर हम पूछें इसमें से, इन दोनों का E2 एलिमिनेशन हम करा रहे हैं, अगर हम पूछें इसमें से कौन सा रिएक्शन फास्ट जाएगा और कौन सा स्लो जाएगा, तो इसको भी आप देख के बता सकते हैं कौन सा फास्ट जाएगा कौन सा स्लो जाएगा इसमें। तो बताइए, इसको तो इस फॉर्म में होगा नहीं, सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। और फ्लिप करेंगे तो दोनों इक्वेटोरियल से दोनों कहाँ चले जाएंगे, ये Br एक्सियल और यहाँ ये CH3 भी कहाँ चला जाएगा, एक्सियल चला जाएगा। ठीक है, और इसको जब फ्लिप करेंगे, इसको जब फ्लिप करेंगे तो देखिए, इसको फ्लिप करेंगे तो Br एक्सियल, और ये चूंकि एक्सियल है तो इक्वेटोरियल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो एक्सियल है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये बीटा प्राइम पोजीशन। बीटा प्राइम का हाइड्रोजन एक्सियल हो, इक्वेटोरियल हो गया, तो ये इसके एंटी है नहीं, तो ये निकलेगा नहीं। यहाँ से केवल कौन निकलेगा, ये वाला निकलेगा। और जब ये निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन, तो आप देखिए यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कैसा प्रोडक्ट बना, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। और वनली यही केवल बनेगा ही, वनली वन प्रोडक्ट, केवल यही। तो ये मत सोचिएगा कि E2 रिएक्शन में सेडजफ या हॉफमैन कोई बन सकता है, डिपेंड करता है सिर्फ उस दोनों लिविंग ग्रुप के स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ठीक, केवल एक ही प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ वाला जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन है वो इसके एंटी आ ही नहीं सकता, वो इसके सिस पे है। ठीक, अब इसकी बात करें, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे देखिए ये एक्सियल है, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये अल्फा और ये बीटा और ये बीटा प्राइम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी एक्सियल है। तब देखिए यहाँ पे दोनों, ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है, दोनों निकल सकते हैं। तो निकलेगा ज़्यादा कौन, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला निकलेगा। तो ये आपका ये मेजर बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, प्लस माइनर वाला भी बनेगा। ये आपका माइनर बनेगा। तो यहां अगर हम देखें तो ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज रीजियो सेलेक्टिव। क्यों रीजियो सेलेक्टिव है, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकलने की संभावना है। यहां दो बीटा हाइड्रोजन होते हुए भी नॉन रीजियो सेलेक्टिव, यहां एक ही है। नॉन रीजियो ना कह के हम रीजियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कहें तो ज्यादा सही। तो ये रीजियो स्पेसिफिक और ये रीजियो सेलेक्टिव। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ये तो प्रोडक्ट बना कि इन दोनों रिएक्शन में से कौन सा रीजियो सेलेक्टिव है। तो यहाँ दूसरा वाला यानी सिस, जो सिस वाला है सबस्ट्रेट, वो रीजियो सेलेक्टिव है, और ट्रांस वाला जो है वो रीजियो स्पेसिफिक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम पूछें इसमें से, इन दोनों में से कौन फास्ट E2 रिएक्शन देगा, तो देखिए फास्ट जो E2 रिएक्शन है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस कन्फर्मेशन से इलिमिनेशन हो रहा है, उस कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी क्या है। अगर यहाँ पे आप देखें ये कन्फर्मेशन लेस स्टेबल, अगर इसको हम x माने और इसको y माने, तो ये कन्फर्मेशन लेस स्टेबल देन y। क्यों, क्योंकि यहाँ Br और मेथिल दोनों एक्सियल पे हैं, और जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पे रहेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी कन्फर्मेशन की, इसलिए यह रिएक्शन स्लो होगा। और ये रिएक्शन में देखिए यहाँ क्या है, Br ही केवल एक्सियल है, मेथिल इक्वेटोरियल हो गया, इसलिए ये इसकी अपेक्षा मोर स्टेबल देन x। तो ये जब ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब ये फास्ट जाएगा, मतलब ये कि सिस
isomers undergoes fast T2 elimination with regioselective manner, whereas trans isomer undergoes slow E2 reaction with regiospecific manner। ठीक है, तो ये इसमें रिजियो स्पेसिफिक कैसे हो गया, रिजियो सेलेक्टिव कैसे हो गया, और कौन सा फास्ट जाएगा कौन सा स्लो जाएगा, उसके बारे में हम लोगों ने ये डिस्कस किया। आगे कुछ एग्जांपल्स और हम लोग देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स और हम लोग देखते हैं जो कि CSIR में पूछे हुए भी हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है, ये आपको CSIR में पूछा गया है। ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, ठीक। जैसे इन दो एग्जाम्पल की बात करें, इन दोनों एग्जाम्पल की, तो इन दोनों एग्जाम्पल में पहली चीज़ तो प्रोडक्ट पूछा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, P एंड Q क्या होगा। हम हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे इस दोनों एग्जाम्पल में, हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट P एंड Q R क्या होगा। दूसरा स्टीरियो केमिस्ट्री, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखेंगे कि कौन सा इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री क्या सेलेक्टिविटी भी देखेंगे, कौन रिजियो सेलेक्टिव है कौन रिजियो सेलेक्टिव नहीं है, ठीक। और कौन सा फास्ट है, फास्ट और स्लो भी देखेंगे, कौन सा रिएक्शन फास्ट है कौन सा रिएक्शन स्लो है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आए कि प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट इसमें क्या होगा। तो प्रोडक्ट की बात करते हैं पहले। तो देखिए प्रोडक्ट में अगर हम इसकी बात करें, ये तो यहाँ Cl इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल को हम लोग फ्लिप करेंगे, सबसे पहले फ्लिप करके इसको एक्सियल में लाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम फ्लिप करेंगे तो सारे एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल और सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में। देखिए Me यहाँ है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये इक्वेटोरियल है Me यहाँ पे, देखिए इक्वेटोरियल है तो यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, एक्सियल पे हो जाएगा। यहाँ देखिए आइसोप्रोपिल ग्रुप इक्वेटोरियल है तो ये वाला ग्रुप आप नीचे आता है, ये ऊपर आता है, ऐसे फ्लिप करते हैं तो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप एक्सियल हो जाएगा। ये Cl इक्वेटोरियल है तो Cl कहाँ चला जाएगा, एक्सियल चला जाएगा, ठीक। अब हम देखें, ये हमारा अल्फा है, और देखिए अल्फा है तो ये एक बीटा ये हो गया और एक बीटा प्राइम ये हो गया, दो हो गए, ठीक। हमारे पास यहाँ जो हाइड्रोजन अगर ध्यान से देखें, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। अब देखिए इस बीटा से ये हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि ये इसके एंटी नहीं है। यहाँ ये Cl निकलेगा और दूसरा जो हाइड्रोजन निकलेगा इस बीटा प्राइम से निकलेगा जो कि इसके एंटी है, ठीक। और कोई इसमें चांस है नहीं, ये बीटा हाइड्रोजन होते भी ये नहीं निकलेगा, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा और डबल बॉन्ड यहीं पे आएगा। अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, ये हमारा आइसोप्रोपिल, ये हमारा मेथिल ग्रुप, ठीक है। और सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट कौन सा निकला, लेस सब्स्टिट्यूटेड इन से, मतलब हाफमान प्रोडक्ट बन रहा है, हाफमान प्रोडक्ट बना, ओनली वन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि यह रिएक्शन रिजियो स्पेसिफिक है, ठीक है। रिजियो स्पेसिफिक का मतलब एक ही रिजियो आइसोमर बने, एक ही रिजियो आइसोमर दे रहा है, ये आपका नहीं बन रहा है, ठीक, ये बना। अब जब हम इसके बारे में आते हैं, ये यहाँ पे, तो यहाँ फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Cl ऑलरेडी कहाँ पे है, एक्सियल पोजीशन पे है। यहाँ एक H है, ये अल्फ़ा और ये बीटा, और एक बीटा प्राइम यहाँ है, और यहाँ भी जो H है
वो इसकी एक्सेल वाला एच एंटी है, तो ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है, दोनों निकल सकता है, लेकिन यहाँ से तेजी से निकलेगा क्योंकि यहाँ से निकलने से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेट जब प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ जो बना, अगर ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड यहाँ आइसोप्रोपिल ग्रुप और ये एमी, ये आपका मेजर बनेगा, और ये कौन सा प्रोडक्ट, सेट जब प्रोडक्ट। अब माइनर क्या बनेगा, माइनर आपका यहां से निकल जाए, ये माइनर बना। अब देखिए यहां पे दो प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिजियो सेलेक्टिव, ये रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, जबकि वो रिजियो स्पेसिफिक था। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन के निकलने की संभावना, यहाँ दोनों हाइड्रोजन के निकलने की संभावना है, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेजर बनेगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा माइनर बनेगा। सेट जब प्रोडक्ट मेजर और हाफमैन प्रोडक्ट माइनर। ठीक, तो ये तो प्रोडक्ट की बात हुई कि इसमें मेजर ये बना और यहाँ तो केवल एक ही बन ही रहा है। ठीक, दूसरा हमने बात की स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हो गई। ये रिजियो स्पेसिफिक है क्योंकि एक ही बीटा प्राइम हाइड्रोजन निकल रहा है, दूसरा वाला बीटा हाइड्रोजन होते हुए भी इस ओरिएंटेशन में नहीं है, एंटी नहीं, इसलिए नहीं निकल रहा है। ये रिजियो सेलेक्टिव है क्योंकि दोनों बीटा हाइड्रोजन इसके एंटी हैं, तो दोनों निकल सकते हैं, तो हम लोगों ने मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले को निकाल के सेट जब प्रोडक्ट, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट को मेजर बना दिया। ठीक, तीसरी जो कंडीशन है कि इसमें कौन सा फास्ट जाएगा कौन सा स्लो जाएगा, तो वो हमने आपसे बात बताई थी कि जिस कन्फर्मेशन से जा रहा है उसकी स्टेबिलिटी देख लें। यहाँ इससे निकल रहा है और यहाँ पे इससे निकल रहा है, इसमें स्टेबिलिटी देख लें। यहाँ देखिए आइसोप्रोपिल ग्रुप और मेथिल ग्रुप दोनों इक्वेटोरियल पे हैं, यहाँ मेथिल और आइसोप्रोपिल दोनों एक्सियल पे हैं, तो ये कन्फर्मेशन बहुत लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, इसलिए ये स्लो प्रोसीड करेगा। और यहाँ जो चूंकि ये दोनों इक्वेटोरियल पे हैं तो हिंड्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो ये आपका मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल होने की वजह से ये आपका उसकी अपेक्षा फास्ट प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो ये इन तीनों का हमने देख लिया, प्रोडक्ट क्या बना। ठीक, दोनों की रिजियो सेलेक्टिविटी और रिजियो स्पेसिफिसिटी देख ली हमने, और उसके बाद कौन सा फास्ट गया और कौन सा स्लो गया। तो तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं, ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल जो पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे हम इसके बारे में बात करें, इस एग्जाम्पल के बारे में, बात करें तो देखिए बी आर है, ये आपका बिलो द प्लेन है, और यहाँ जो हाइड्रोजन है चूँकि ये एबव है तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो बिलो है। यहाँ जो दो हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन एबव होगा और एक हाइड्रोजन बिलो होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन तो निकलने से रहा, अल्फ़ा बीटा बीटा प्राइम, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन होते हुए भी ये हाइड्रोजन इसके सिस पे है तो निकलेगा नहीं, यहाँ वाला हाइड्रोजन निकलेगा जो इसके ट्रांस पे होगा। तो यह यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, और ओनली वन प्रोडक्ट, और ओनली वन प्रोडक्ट का मतलब ये कैसा हो गया, रिजियो स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें, इसकी हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बिलो है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एबव। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे
यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको लगेगा कि इस हाइड्रोजन को हम हटा दें, और ये भी हाइड्रोजन हट सकता है, तो हम दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक। ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, यही प्रोडक्ट बनेगा मेजर, और ये बहुत कम या बिल्कुल नहीं के बराबर बनेगा। अब सोचेंगे कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको मैंने तीसरा रूल बताया था, सेडजफ रूल, हॉफमैन रूल और ब्रेडेट रूल। ब्रेड्स रूल में क्या होता है, ब्रेड्स रूल में ये बताया गया है कि कोई भी डबल बॉन्ड ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं बनना चाहेगा। ये जो कार्बन है वो क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, और ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड बनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी वहाँ कम होती, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो ये नहीं कि हमेशा आंख मूंद के आप मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाते चले गए, उन तीनों नियम को भी ध्यान में रखना है कि ये इसलिए नहीं बन रहा है कि क्योंकि ये ब्रिज हेड पे बनना पसंद नहीं करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से निकलेगा, ठीक। तो ये भी एक तरह से हम देखें तो रीजियो स्पेसिफिक टाइप के ही रिएक्शन हो गए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम डिस्कस करेंगे इसमें साइक्लिक में, और ये CSIR में भी पूछा हुआ है। इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है आपको, और ये भी बताना है कौन सा फास्ट जाएगा कौन सा स्लो हो जाएगा। खैर इस रिएक्शन में उन्होंने CSIR भी केवल प्रोडक्ट के बारे में पूछा था कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसमें अगर इसकी हम बात करें, ध्यान से देखें तो आप देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक बिलो है और एक एबव है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बिलो है, ठीक। अगर ये अल्फ़ा कार्बन है तो ये बीटा और ये बीटा प्राइम, देखिए ये भी निकल सकता है, एंटी है, और ये भी निकल सकता है, एंटी है, दोनों के चांसेस हैं, लेकिन ये निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि इस हाइड्रोजन की एसिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, इसलिए इसके निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये आपका मेजर बनेगा, माइनर भी बनेगा इसमें, और ये उधर से जो निकलेगा ये वाला, ये आपका माइनर बनेगा, ये माइनर बनेगा। चूंकि यहाँ बेस लिए हैं तो होता क्या है, H हट के बेस का करस्पॉन्डिंग कैटायन आ जाता है, फिर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ H आ जाता है, तो वो अंडरस्टूड है। आप इसकी बात करिए, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे यहाँ जो हाइड्रोजन है वो एबव है, और यहाँ वाले दो हाइड्रोजन, एक बिलो और एक एबव। तो ये हाइड्रोजन तो चाहते हुए भी नहीं निकल सकता क्योंकि ये इसके सिस पे है, तो निकलेगा कौन, ये। तो यहाँ केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट, दिस वन। एक प्रोडक्ट बनेगा ये। लेकिन चूंकि हम हीट कर रहे हैं तो होता क्या है कि अगर किसी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, कार्बोनिल ग्रुप होता है ये, तो हीट करने पे ये CO2 बड़े आसानी से निकल जाता है। इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन।
ठीक है, मतलब ये है कि आप ऐसे देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर बीटा कार्बन डबल बॉन्डेड है तो हीट करने पे CO2 बन के निकल जाता है, तो यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपका ये बनता है, वो CO2 वहाँ से निकल जाए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट है वो ये मेजर और माइनर, और यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या हो गया, रीजियो सेलेक्टिव, और ये आपका क्या हो गया, रीजियो स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये रीजियो स्पेसिफिक और रीजियो सेलेक्टिव, खैर एग्जाम में केवल प्रोडक्ट पूछा था। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग अगले लेक्चर में इसके डिस्कस करेंगे।